नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है और आज हमारी चर्चा जो है गिरीश जोशी जी के साथ होगी। सीनियर जर्नलिस्ट गिरीश जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। धन्यवाद। और इससे पहले मैं प्रोग्राम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है, सिटीजन्स वॉइस शो जिसका ऑफिशियल हैंडल एजे सिंह ऑफिशियल है, मेरा नाम आत्मजीत सिंह है। ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें, नोटिफिकेशन की बटन ऑन करें ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप तक पहुंच सकें। आज का जो सब्जेक्ट है वो ट्रंप का यूक्रेन गैम्बिट भारत के लिए कितना भारी पड़ रहा है, इस पर डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी चाइना के एससीओ मीट पर जाते हैं, उससे पहले वो जापान जाते हैं। जापान में उनके पीएम के साथ मीटिंग करते हैं और जापानी गवर्नमेंट के साथ 10 ट्रिलियन येन यानी कि 68 बिलियन डॉलर का निवेश की बात करते हैं अगले 10 साल में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। उनकी मीटिंग टोक्यो में होती है अगस्त 29 तारीख को। 2017 में भी जापान की इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें 67 बिलियन येन यानी कि अप्रोक्सीमेटली 610 मिलियन डॉलर का निवेश फेज 1 में नॉर्थ ईस्ट रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी इंप्रूविंग प्रोजेक्ट्स एनहांसिंग नेशनल हाईवे 54 एंड 51। तो मेरा सवाल गिरीश जोशी जी आपसे ये है कि चाइना के एससीओ समिट में जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी जापान क्या करने गए थे और जापान से हमने क्या अचीव किया? आज में देखिए, अभी भी शायद हम लोग फेल डिप्लोमेसी की गेम खेल रहे हैं। आप देखिए, ये दोगलापन है कि अगर कोई भी फॉरेन डिग्निटरी आता है और वो अगर यहाँ से निकलने के बाद पाकिस्तान या चीन या बांग्लादेश जाता है तो हमारी गोदी मीडिया उस पर बिल्कुल नेगेटिव रिमार्क्स मारना शुरू कर देती है। वो इंडिपेंडेंट कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री में वो जाएंगे और दैट इज देयर प्रेरोगेटिव डिसाइड करने के लिए कहाँ जाएंगे। आपने क्या करा? आज विक्ट्री डे जो मना रहा है चीन, वो जापान के ऊपर उसकी जीत का विक्ट्री डे है। तो आप उसी के दुश्मन के घर में एक दिन पहले जाके फिर आप वहां जाते हो और फिर आप लिखते हो कि हमको बड़ा रिस्पांस नहीं मिला। तो आप अगर डेलिबरेटली कुछ ऐसा करोगे, डिप्लोमेसी में नथिंग इज टॉलरेबल, क्योंकि एवरीबडी हैज गॉट देयर प्राइड। हम देख रहे हैं कि उनका बॉडी लैंग्वेज जो था, उनका रिस्पॉन्स था, वो दैट वाज इट। क्योंकि आप अभी भी इस मूड में हो कि भाई मेरा अगर मैं कहीं भी कोई स्टेप लूंगा तो दूसरे कंट्रीज मेरे से दब के वो मेरे से थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखना शुरू करेंगे। दैट इज नॉट द डे नाउ। आपको चाहते हुए या ना चाहते हुए एडमिट करना पड़ेगा कि रशिया, चाइना और ईरान का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज अ डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन, जिसमें से आप निकल नहीं पाओगे। और उसके बावजूद कि आप उनसे फायदा भी ले रहे हो, आप उनसे काम भी करवा रहे हो, आप उनसे ट्रेड भी कर रहे हो, लेकिन लोकल पॉलिटिक्स को बूस्ट करने के लिए आप अपना एटीट्यूड वहां पे बदल रहे हो। और वो दैट इज थैंक्स टू गोदी मीडिया कि वो नैरेटिव चला रहा है जो आपको चलाना है, बट दैट इज नॉट द सीन। पहले ये आपकी गलती थी कि आपको जापान अभी जाने की कोई अर्जेंसी नहीं थी। अभी इसमें देखिए बैकड्रॉप में क्या है कि जैसे हमने बात करी कि एक्ट ईस्ट का बहुत पहले प्रोसीजर एक था। 2014 में हम लोग 8 से 14 में एक गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट बनाया था, दैट वाज कालादान प्रोजेक्ट। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट था। उसमें हम लोगों ने जो यहाँ से म्यांमार तक का रास्ता था वो 1340 किलोमीटर शॉर्ट होता था, उसको कैसे करना है। तो इन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर डिसाइड किया था कि कलकत्ता से म्यांमार का सितवा पोर्ट तक हम लोग बाय सी रूट ट्रैवल करेंगे, दैट इज 539 किलोमीटर्स। वो वहां से फिर इनलैंड वाटरवेज का हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया को अप्रोच करा है, दैट इज 158 किलोमीटर्स। वो सितवा से जाता है पलटवा, चाइना, चीन सिटी में, नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है, म्यांमार के। वहां से जाने के बाद हम लोग का थर्ड फेज था, दैट वाज रोड 108 किलोमीटर का, पलटवा से जुरिनपुई। अब ये पूरा एक रूट था कि भाई हम लोगों को पूरा घूम के जाने से बेहतर है कि हम लोग इस रूट को, तो वो 1300-1400 किलोमीटर भी बचते हैं, ट्रांसपोर्ट भी फास्ट होता है। और इनलैंड वाटरवेज का प्रोजेक्ट तो हमारा 14,500 किलोमीटर का बहुत ही एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट बनाया गया था कि भाई हमारी नदियों का पानी भी यूज किया जाए, उसमें से ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होगा। वो कलकत्ता से यूपी तक, फुलपुर तक, ये लोग हम वो उसका पूरा एक नेशनल वाटरवेज 1, नेशनल वाटरवेज 2 ऐसा करके हमने पूरा हाईवे का प्रोजेक्ट बनाया। अब इसमें दिक्कत यह है कि जापान ने उस वक्त में, जैसे आपने बताया कि 50,000 करोड़ रुपया जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी ने आपको नेशनल हाईवे नॉर्थ ईस्ट का 54 और 51 डेवलप करने के लिए पैसा दिया था, जो आपको करना है। अब दिक्कत कहां पड़ गई कि आपने पॉलिटिकली, आपका इतना एक्यूमेंट था ही नहीं, और आपने अपनी नजर के सामने इनका जो रखायन एरिया था उसके अंदर एक डिस्प्यूट होता है म्यांमार का, वहां से वैसे ही पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चलता है। तो अराकान आर्मी, जिसमें रोहिंग्याज और बुद्धिस्ट
ये इकट्ठा होकर इन्होंने म्यांमार आर्मी के सामने कू कर दिया। उन्होंने एक बहुत ही वाइटल एरिया कैप्चर कर लिया। उसके अंदर ये आपका कालादान वाला प्रोजेक्ट आ गया। अभी आप उस पे अगर ऑपरेट करना चाहते हो सितवा पोर्ट पे, तो आप कर नहीं पाते हो क्योंकि वहां पे एक डिस्टर्ब्ड एरिया चल रहा है। लेकिन देखने वाली बात है कि उसी डिस्टर्ब्ड एरिया के अंदर चाइना ने अपना CMEC एक प्रोजेक्ट था, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें ऑयल और गैस की पाइपलाइन उसने शांति से डाल ली। क्यों डाल ली? क्योंकि उसने लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्फिडेंस में लिया, लोकल आदमियों को कॉन्फिडेंस में लिया और ही गॉट द वर्क डन। हम वो उस लेवल पे हम क्यों नहीं निगोशिएट कर पाते? आपने प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड को काम दिया था, वो वहां गए, वहां पे फिर न्यूज में भी आया था उनके कुछ आदमी किडनैप हो गए, एक मारा भी गया, तो उन लोगों ने वो अबेंडन कर दिया काम। तो उसके बाद आपकी डिप्लोमेसी का रोल आता है कि आप उस कंट्री से या उस गवर्निंग एरिया को आप कैसे कैप्चर करके काम कर सकते हो। ये हमारा एक फेल्योर रहा। अब सडनली इसमें अगली मीटिंग में भी उसने 550,000 करोड़ 10 साल के लिए जापान ने और कमिट करे थे। दैट वाज फॉर सेमीकंडक्टर्स और इंफ्रा डेवलपमेंट। तो हम लोग रिश्तों से ज्यादा पैसे को अहमियत देते हैं, ये तो हमने 11 साल में देख लिया। तो आप जापान पहले इसलिए गए कि भाई वो दूसरे प्रोजेक्ट में एक फेल होने के बाद उनका क्या रवैया है, लेकिन ये प्रॉपर टाइम नहीं था जाने का। और इसका नतीजा इंडिया की, फिर आपने देखा कि वहां पे नामोशी हुई। जब वो आप देख रहे हो कि ब्रिक्स का डेवलपमेंट, SCO में कितने कंट्रीज आए और वो सब वही कंट्रीज हैं जो एंटी अमेरिकन है। और आप यहाँ पे अमेरिका का तबका लेके अगर वहां जाओगे तो ऑब्वियस है कि आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आपने कोशिश करी कि SCO में जाने के पहले आप वोस्ट्रो अकाउंट का गिफ्ट पैक लेके जाओ कि हमने वोस्ट्रो अकाउंट खोल दिए, हम डील करेंगे, बट दैट डजंट गो वेल, क्योंकि वहां पर भी डिप्लोमेसी है। और सबसे बड़ी बात यह कि आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल कंपल्सन है, जीपिंग और पुतिन के ऊपर कोई पॉलिटिकल कंपल्सन नहीं है, सो दे विल डेफिनेटली वर्क फॉर इट। अभी देखिए चाइना में भी उतना ही प्रेशर है टेरिफ्स का जितना इंडिया पे है। हम लोगों ने इतना हल्ला गुल्ला करा, हम लोगों ने कोई रास्ता नहीं ढूंढा। आप जापान के ब्लॉग्स में देखिए तो उन लोगों ने एक्सपोर्टिंग कंपनीज को बता दिया कि आप दूसरे नाम में उसी ब्रांड का माल लोकल मार्केट में डालिए एंड गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ दैट। आपको यहाँ पर भी MSMEs को उतना ही बोलना था कि भाई आप लोग अलग ब्रांड में आप माल बेचिए और उसका जो भी होगा हम देख लेंगे। आपने डर डरा के GST रिड्यूस इसीलिए किया है कि आपको बूस्ट कैसे करना है, लेकिन दिस इज नॉट अ सफिशिएंट स्टेप। आपको ये बोलना था कि हम GST फाइलिंग का जो प्रोसीजर है उसको हम 1 साल तक पेंडिंग रखेंगे, हम आप उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आपको रिकवरी करना आता है आप कर सकते हो। तो अभी भी हम इस बात में सीरियस नहीं है कि जो इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट से अफेक्टेड होंगी उनको हम लोग बूस्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा रोड मैप है, वो नहीं है। और ये चिल्ला रहे हैं भाई हीरे के उद्योग खत्म हो जाएगा, सिम्स का उद्योग खत्म हो जाएगा। तो आपको एक बता दूं कि अभी जो ये फिशरमैन का करे, तो फिशरमैन के लिए आपके वेलफेयर फंड का इतना 10 साल से था, उसमें आपने क्या डेवलपमेंट करा? कितने एरियाज हमारे कच्छ से लेके केरला तक के आपने कितने मछुआरों की तो बस्तियां उजाड़ दी इस नाम पे कि उधर टूरिज्म डेवलप करना है आपको। तो आप दोनों तरफ से किस एंगल से काम करना चाहते हो? आपका कोई अभी स्टेट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं रहा है, आपके आदियों में कोऑर्डिनेशन। अभी गुजरात में भी आप देखिए इतना गला उला, और उसका मेन रीजन ये आ रहा है कि आपने इतनी सारी छूट दे दी अपने कैडर को कि उन्होंने करप्शन, क्राइम, सब चीज को अपना बबूती समझ लिया। नाउ दिस इज गोइंग अगेंस्ट इट। तो आई थिंक व्हाट वाज एक्सपेक्टेड इन SCO वो बहुत श्योर था, क्योंकि आपने बहुत बड़ी गलती तो ये करी कि यू वेंट टू जापान एंड देन यू वेंट टू SCO। जी जी, तो उसके बाद जब आपने अमेरिका की बात की तो अमेरिका की भी बात कर लेते हैं। जो मेन इंजन ड्राइविंग ट्रम्प्स इम्पोजिशन ऑफ मैसिव 50% टैरिफ जो हमारे भारत पे लगा, जिसमें 25% पेनल्टी रशियन तेल लेने पर लगी है। अब रशिया से तेल भारत की लेने की एनर्जी सिक्योरिटी की मजबूरी है, और रशिया से तेल लेना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी गैसप्रोम बैंक से गैस लेता है। 70 to 80% ऑफ गैस रिक्वायरमेंट जो यूरोप की है वो रशिया से ही पूरी होती है। और अगर आप ये तर्क देते हैं कि रशिया से तेल खरीद के आप यूक्रेन वॉर को फ्यूल कर रहे हैं, तो नाटो कंट्रीज भी तो यूक्रेन वॉर को फ्यूल कर रहे हैं, तो वो पैसा भी तो अमेरिका से आ रहा है क्योंकि अमेरिका वो सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी गारंटीज टू नाटो नेशंस। तो ये लॉजिक काम नहीं करता है। मेरा सवाल आपसे सीधे सीधे ये है कि ट्रंप ने लेवरेज की नेगोशिएशन रेयर अर्थ मिनरल्स की यूक्रेन के साथ। मिनरल रिसोर्सेस पे ट्रंप की नजर थी, और क्योंकि चाइना से अब रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोसेस होके यूएस को नहीं मिल रहे हैं, इसी वजह से यूएस ने 90 डेज का जो टैरिफ लगाया था उन पे, उस पे उन्होंने एक्सटेंशन दे दी है। 30% टैरिफ पे वो काम कर रहे हैं। $350 बिलियन की ये डील यूक्रेन की अमेरिका के साथ हुई थी, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी एक पक्षधर है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन
ने यूक्रेन को यूरोप में शामिल करने की कवायद की है। और जो $350 बिलियन का ये एग्रीमेंट है, उसमें आर्टिकल अगर 6(5) देखें ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज एग्रीमेंट एक्ट, तो कंट्रीब्यूशन टू द पार्टनरशिप एज द इनिशियल प्राइस इनिशियली फॉर ऑफरिंग अमेरिका मार्केट बेस्ड ऑफटेक राइट्स इन आर्टिकल 7 ऑफ द एमआरए, यानी कि मिनरल रिसोर्स एग्रीमेंट में यूरोप का भी हिस्सा है। कल को यूक्रेन यूरोप में शामिल हो जाता है तो ये सारी नेगोशिएशंस फिर से शुरू होंगी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का भी उसमें हिस्सा है। तो बात यह आ जाती है कि क्या ट्रंप जो ज़ेलेंस्की को फोर्स कर रहे हैं कि किसी तरीके से आर्म सप्लाईज रुक जाएं और मिनरल रिसोर्स एग्रीमेंट ये साइन हो जाए, और अब नाटो को वो कह रहे हैं आप हमसे वेपन्स खरीद के दें, क्या ट्रंप रशिया यूक्रेन वॉर को इस तरीके के टैरिफ लगवा के रुकवा सकते हैं? पहली बात, भारत के पास अब क्या ऑप्शंस बचे हैं सिवाय रशिया और चाइना के पार्टनरशिप करने के? क्योंकि भारत के पास अभी भी देखा जा रहा है तो भारत अभी भी अमेरिका के आगे घुटने टेकने की बात कर रहा है, खासकर मोदी सरकार। तो क्या ऑप्शंस क्या हैं भारत के पास रशिया और चाइना से अलायंस करने के अलावा? नहीं, अब देखिए, जो फियर फैक्टर आपके सामने खड़ा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स की खड़ी हो गई है, वोस्ट्रो अकाउंट सारों के खुल गए हैं, सऊदी अरेबिया तेल बेच रहा है येन में, ईरान बेच रहा है रियाल में, वो अपने अपने करेंसीज में ऑलरेडी। अभी कल अगर वो कंट्री कंपलसरी आपको करती है कि मैं डॉलर नहीं लूंगा, आप येन इकट्ठा करके लाइए, आप रियाल इकट्ठा करके लाइए, तो यू विल बी कंपल्सरीली हैव टू ज्वाइन दैट रेस, क्योंकि अब वो कंपल्सन तो रहा नहीं कि आपको डॉलर में ही कन्वर्ट करना है। और अभी जैसे बात कर रहे थे कि एक ऑप्शन तब तक था अमेरिका के पास जब तक डॉलर डोमिनेटेड था, एक इंटरनेशनल एक्सचेंज करेंसी में वो उसको एक्सेप्टेंस थी, और स्विफ्ट जो उनके पास था, बैंकिंग ट्रांजैक्शन स्विफ्ट के अलावा कहीं नहीं हो पाते थे। वो जो दादागिरी थी वो उसकी चाइना ने अपने आप से खत्म कर दी, उसने बाइडू कर दिया। इंडिया ने वी शुड बी ऑन द कॉन्ट्ररी फर्स्ट मैन टू जंप इन, क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक में ब्रिक्स की करेंसी को एक्सचेंज में यूपीआई वाली फॉर्मूला देने वाले भी हम थे। आज ऑन द स्पॉट रियल टाइम ट्रांसफर पैसे हो रहे हैं विदाउट एनी चार्जेस। आप स्विफ्ट से ट्रांजिट करते हो, आपको 10 से 12-15% तक आपको कमीशन देना पड़ता है, और 5 से 6 दिन लगते हैं आपके पैसे आपके अकाउंट में आने में। फिर वही होता है कि एक्सचेंज रेट का भी आपको मार पड़ता है। अभी वो आपने वोस्ट्रो अकाउंट खोल के उसको आपने डाइल्यूट कर दिया कि भाई मैंने अगर दिराम में माल मंगाया तो मैं दिराम में ही रखूंगा, कल अगर मेरे को कुछ इंपोर्ट करना पड़ा तो मैं दिराम में उसको पेमेंट करूंगा, ईरान को ईरान की करेंसी में पेमेंट करूंगा, चाइना को चाइना की करेंसी में करूंगा। और ये कोई फील्ड एक्सपेरिमेंट तो है नहीं। हम लोग कितने साल से ईरान से हम लोग तेल ले रहे हैं और हम उसको गेहूं दे रहे हैं। हमने आगे भी बताया था कि बहुत स्मार्टली मनमोहन सिंह ने एक स्टेप किया था कि कलकत्ता की यूको बैंक में एक वोस्ट्रो अकाउंट खोला गया था, उसमें तेल लेते थे, उसका पैसा डिपॉजिट कर देते थे, और जो फिर गेहूं जाता था वो वहीं से, तो आपका कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा था। और बार्टर सिस्टम इज नॉट क्वालिफाइड फॉर सैंक्शन WTO नॉर्म्स, तो आप पे सैंक्शन भी नहीं लग पाए। हाँ, ईरान पे उसने लगाया कि ट्रांसफर नहीं होगा, तो हम लोगों ने इतनी शर्मा शर्मी में बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारे पास था चाबार पोर्ट का, ईरान ने पूरा भरोसा हम पे किया था कि ईरान का चाबार पोर्ट हम डेवलप करेंगे, और वो मैं उसका ट्रांजैक्शन अच्छे जानता हूं क्योंकि उसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट 1600 करोड़ का कांडला पोर्ट का था। कांडला पोर्ट के इंजीनियर्स जाते थे, कांडला पोर्ट की वहां पे डिजाइनिंग्स थी। लेकिन आपने अमेरिका मुंह में उसको जैसे ही आधे में छोड़ दिया तो चाइना जंप्ड इन, चाइना वांटेड दैट, और चाइना ने स्मार्टली दोनों पोर्ट कब्जे करे कि कल अगर ईरान पे कुछ होता है तो उसने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट भी बनवा लिया, और उसने वो BRI में उसको इंक्लूड करके उसने तो अपना धंधा शुरू कर दिया। अब वो मलेशिया से लेके यूरोप के मुहाने तक वो अपने रोड रेल से अपना धंधा कर रहा है, पाइपलाइन डाल रहा है, वो भूटान से भी पाइपलाइन से धंधा कर रहा है। और बहुत स्मार्ट जो एक्ट कर रहे थे, आपकी डिप्लोमेटिक फेलियर थी कि आप ये नहीं जान रहे थे कि आपके दुश्मन या आपके पड़ोसी क्या कर रहे हैं। आपका दबदबा जो था वो पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन में या बे ऑफ बंगाल में था, वहां पे आप अपनी फ्लीट भेज के सबको दादागिरी करते थे, क्योंकि आपने 123 कंट्रीज में नेवल बेस बना के रखे थे। अब उसको बाईपास स्मार्टली रशिया और चाइना ने कैसे किया कि उन्होंने पाइपलाइन डाल दी, गैस की और ऑयल की, दोनों की, तो आपका तो सी डोमिनेशन ही खत्म हो गया। नाउ दे डोंट बॉदर। तो ये जो मूवमेंट हम कर रहे थे, और BRI जब बन रहा था तभी चाइना ने हमको बताया था, जो अभी आपने बताया कि दे ऑफर्ड, नाउ इवन टुडे इंडिया कैन जॉइन BRI। तो BRI का वर्किंग देख रहे हो, वो अफ्रीका में सारा डेवलपमेंट कर चुका है। अब डेवलपमेंट इसी में ये समझने वाली बात है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस भी फेलियर थी कि चाइना के अंदर 10-15 साल से अफ्रीका में चाइना उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके उसके एवज में वो रेयर अर्थ मटेरियल ले रहा था। जब भी यूरोप और अमेरिका का एक ही तरह था कि कंट्री को बर्बाद करो, वहां पे आदमियों को करप्ट करो और वहां से माल उठाओ।
आज फ्रांस को सबसे बड़ी दिक्कत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि बुर्किना फासो, चिली और ये साहिल आइलैंड जब इन्होंने 3 कंट्री साथ में करे, उन्होंने घस के मना कर दिया कि यहाँ से 1 आउंस भी गोल्ड आप नहीं ले जा सकते हो, दैट इज ऑल गॉन, यू हैव रिमूव्ड। नामीबिया जैसे ने उनके डायमंड्स पे से मोनोपोली हटवा दी कि भाई नो डायमंड्स गोइंग आउट नाउ, दिस अफ्रीकन मटेरियल इज फॉर अफ्रीका, ये बोल के इन्होंने सारा मूवमेंट कर दिया है। तो अभी जो ये बात कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन, लेकिन वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता रहे कि अभी आप कमाओगे कहां से। और वैसे आप हिस्ट्री में देखो तो यूएसएसआर था तभी जर्मन्स को, जब वो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी इकट्ठे हो रहे थे, तो उस वक्त रशिया ने यही कंडीशन रखी थी कि भाई नेटो अभी इससे आगे नहीं आएगा तो मैं जर्मनी को सिंगल में उसने ईमानदारी दिखाई। यूएसएसआर डिड नॉट रिएक्ट टू दैट। तो जैसे ही रशिया बना तो फिर आपने अपनी नियत कैसे घुमा दी, और आपको डिस्टर्बेंस इसलिए करना था। हालांकि आप जानते थे कि रशियन गैस और ऑयल पे आपके रेड सी में से अंडर वाटर पाइपलाइन से तो आपका यूरोप पूरा इतना, आपकी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी, आपका सब चल रहा था। अब आप उसी बात से ही परेशान हो। स्टार्टिंग में आपने देखो जैसे ही ऑयल और पाइपलाइन तोड़ी जाती है, इनका बंद हो जाता है, तो यूरोपियन यूनियन को ठंडी के वक्त में ये हालत हो गई थी कि उनको लकड़े जलाने पड़ रहे थे। और अमेरिका प्रॉमिस देम टू गिव अ गैस, लेकिन सप्लाई ऑफ दैट गैस, उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट 3 गुना ज्यादा थी, जो वहां पे पब्लिक में एजिटेशन हो गया। तो अगर आप, ये डिप्लोमेसी इज ए चेस गेम, आपको अगले का भी स्टेप सोचना पड़ता है कि मैं ये चलूंगा तो वो कौन सी चाल चलेगा। अगर हम वो सब चीज से बेपरवाह रहे तो ये नतीजा हमको आज भुगतना पड़ रहा है। जी जी। मैं ब्रिक्स के बारे में बता दूं कि इंडिया वाज द ओनली कंट्री व्हिच हैड अपोज चाइनाज बीआरआई। तो वो यस, एक पॉलिसी फेलियर था। अगर वो चाइना की बीआरआई को हम अपोज नहीं करते, आज अफगानिस्तान पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर उसी गवादर पोर्ट से अपना बिजनेस कर रहा है। चाबार पोर्ट हमारे हाथ से निकल गया है। इजराइल ईरान वॉर में सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ वो हाइफा पोर्ट पे हुआ। श्रीलंका का पोर्ट भी भारत से निकल गया। साउथ चाइना सी पे जो एक अधिकार चाइना का जो चैलेंज करने वाली बात थी, वहां पर भी भारत को पीछे होना पड़ा। और अब आप सिटवे पोर्ट की बात कर रहे हैं। सिटवे पोर्ट के बगल में ही चाइना ने अपना क्योंकंग करके एक वहां पे भी पोर्ट खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से वो रोड जिसकी आप बात कर रहे थे, वो रोड बनाने में रोड़ा अटक गया है, क्योंकि चाइना ऑलरेडी वहां पर अरेबियन सी में अपना आ चुका है। क्योंकि साउथ चाइना सी से उसका ऑयल इंपोर्ट आ रहा था, तो उसने ये रास्ता भी अपना खोल दिया। और बांग्लादेश के साथ उसका टाई अप करना और सिक्किम के चिकन कॉरिडोर को एक्सपैंड ना होने देना, ये भी उनका एक पॉलिसी में है। मैं अब आपके पास आता हूं। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट है वो यूएस $829 बिलियन था, और जबकि इंपोर्ट जो था यूएस $915 बिलियन था। यानी कि करीब $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट भारत का भी है। और भारत को ये पैसा चाहिए क्योंकि उसको अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। अगर भारत यूएस ट्रेड की बात करें तो इंडियो यूएस ट्रेड अकाउंट्स फॉर लेस देन 10% ऑफ इंडियाज टोटल इंटरनेशनल ट्रेड। The Indian diaspora in the US contributes about 28% of the total 135.46 बिलियन रेमिटेंस इन 24-25। जो रेमिटेंस आती है अमेरिका से, उसका मैं आपको फिगर दे रहा हूं। हमारा जो इंपोर्ट चाइना से है वो करीब 127 बिलियन का 2024-25 में आ गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में हमारा टोटल जो एक्सपोर्ट था वो करीब 14,252 था, और जबकि हमारा इंपोर्ट 1,13,457 था। यानी कि $100 बिलियन का हमारा जो था ट्रेड डेफिसिट था। अब इस सारे परिवेश में भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो अब ट्रेड सरप्लस जो है, पहले 10 कंट्री में $40 बिलियन का ट्रेड सरप्लस था। चाइना के साथ हमारा $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। अगर हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे हो जाती है तो जो पक्षधर अमेरिका के हैं वो ये कहते हैं कि आप ऑलरेडी $100 बिलियन डेफिसिट पर हैं, पर आपकी कोई भी चीज, सुई से लेके गाड़ी तक, आपके सोलर, ग्रीन एनर्जी, आपके जितने भी और सेमीकंडक्टर चिप्स, आपके इनफैक्ट ओएलईडी टीवीज, मैं तो छोटी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, टीवीज, आपके राउटर्स, इसमें सारा सामान जो लगता है, गाड़ियां, ऑटोमोबाइल्स, चिप्स, ये सब चाइना से आता है। तो चाइना के बगैर हम आगे चलेंगे कैसे? क्या हमारी डिपेंडेंस चाइना पर हमारी आत्मनिर्भरता को मजबूत करती है या कमजोर करती है? देखिए, हम लोगों ने आंकड़ों से बहुत ही गलत खेल खेल लिए। मैं कुछ आपको आंकड़े देता हूं, अभी 25 का ही, इसमें टॉप 10 सोर्सेज ऑफ एफडीआई इक्विटी इनफ्लो। अब इसमें आप देखिए तो सिंगापुर इज 24%, मॉरिशियस 20%, नीदरलैंड 16%। मैं उन कंट्रीज का बता रहा हूं जिनका एफडीआई, हमारा ही पैसा राउंड ट्रिपिंग में वापस आया था, दैट वर नॉट द रियल इन्वेस्टमेंट्स। आप यूएस
का 9.30%, जापान का 5.74, यूएई का 3.3। ये जिनियन अगर एफडीआई आप छोड़ दो तो, और जर्मनी और यूके का, तो आप देख लिया सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड, साइप्रस, यूएई, कैमन आइलैंड्स, ये सब कौन से पैसे थे? तो आपका अगर 20% पैसा भी जनरल एफडीआई में नहीं आया है तो आप किस हिसाब से जीडीपी का बढ़ावा करे थे? क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट तो उसी कंपनियों में आया जो उनके ही पैसे थे, और उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करी क्योंकि वो बिलो कैपेसिटी ही वो चल रहे थे पहले ही से। आपने 16 लाख करोड़ भी जो माफ करे वो कोई रियल टाइम तो उसमें हुआ नहीं, उनकी अंडर कैपेसिटी की थी, उन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई, नया मशीनरी नहीं आया, नया एम्प्लॉयमेंट नहीं आया, नया इन्वेस्टमेंट नहीं आया। अब इस पूरे लिस्ट में चाइना कहीं पर भी नहीं है। तो आप देखिए उस वक्त जब नीति आयोग के एक्सपर्ट्स जो प्लानिंग करते हैं उन्होंने भी ये अगर फ्रैंकली आपको खुल के बोल रहे हैं कि हमने 2 साल पहले गवर्नमेंट को बोला था कि लिविंग असाइड एवरीथिंग, लेट द इन्वेस्टमेंट्स कम फ्रॉम चाइना, तो हमारे यहाँ फैक्ट्रियां बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। आपने वो नहीं किया, उसका नतीजा आपने भुगत लिया। जापान आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में आपसे काम करवाएगा, आपको पैसे देगा, आपको हेल्प नहीं करेगा। चाइना की प्रोसीजर ये है, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपकी बेंगलोर ड्राइवरलेस मेट्रो है। ड्राइवरलेस मेट्रो चाइना की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो बीओटी बेस पे आपको बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर करके देगा। आपने वट के मारे उनकी आपने वीजा रोक ली 21 इंजीनियरों की कि नहीं वी डोंट वांट, हमने लाल आंख दिखा दी। अब वो 2 साल के बाद आपको उन्हीं इंजीनियरों को स्पेशल वीजा से बुला के वो मेट्रो, क्योंकि बेंगलोर का तो पूरी इकोनॉमी ठप हो रही है क्योंकि वहां तो ट्रैफिक जाम इतना लग रहा है कि आपको ऑप्शन ही नहीं था। तो आप अगर करने के बाद यू टर्न मार जाते हो, और क्योंकि गोदी मीडिया नहीं बताता तो पब्लिक नहीं जानती है कि हम लोग कितने मामलों में हमने यू टर्न मार दिया, कितना सामान आज भी चाइना से आ रहा है। आपका फर्टिलाइजर पे आप 95% डिपेंडेंट हो, तो आपकी अगर कमजोरी है तो आप कबूल करिए और फिर आप मान लीजिए, और एज ए कंट्री आपको कोई नहीं रोक रहा है। तो बेसिकली तो आपको पहले ही शर्ट में बोलना था कि अमेरिका ये तय नहीं करेगा कि मेरे को तेल कहां से लेना है, कितने में लेना है और कैसे लेना है। आप दुनिया में एक कंट्री बता दीजिए जिसने इमीडिएटली जाके सरेंडर कर दिया अमेरिका को, नहीं आप जैसे बोलोगे ऐसा करेंगे। कोलंबिया, अभी देखिए वेनेजुएला जैसा आदमी जिसने बोल दिया कि मैं तेल बेचूंगा और जैसे मेरे को चाहिए, तो 2 दिन से देखिए उसका वहां फ्लीट खड़ा है, वो धम अभी भी वो अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ रहा है। वहां पे उसने नेवल फ्लीट भेज दी है धमकाने के लिए। वेनेजुएला ने बोल दिया वी आर रेडी टू फाइट, माय पीपल आर ऑलरेडी ऑन द रोड। तो ये हो रहा है कि अभी आपका दबदबा खत्म हो रहा है, और ऑप्शंस अभी दुनिया के पास पहले ये था कि अमेरिकन डॉलर और स्विफ्ट के बगैर हम धंधा कैसे करेंगे। नाउ चाइना इज ब्रिंगिंग यू अ मोर पावरफुल सप्लाई फॉर दैट। अब वो बाइडू ला रहा है, हुआई ने जो अभी हार्मनी O6 जो लॉन्च किया है उसमें तो आपको इनकी कोई सैटेलाइट्स की भी जरूरत नहीं है, वो अपना पैरेलल चला रहा है। और सबसे बड़ा एग्जांपल ये कि नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना पे सैंक्शन लगाने के बाद तो वो और ज्यादा पावरफुल हो गए क्योंकि उन्होंने अपने आप को डोमेस्टिकली पावरफुल कर लिया। और हम लोग इतने ज्यादा डिपेंडेंट है कि हमारे रिसोर्सेज पढ़ लिख के बाहर जा रहे हैं, वहां से फॉरेन एक्सचेंज ला रहे हैं। दिस वाज नॉट एन ट्रेडिंग बिजनेस। तो आपने इंडस्ट्रीज ग्रो करने नहीं दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो एटीट्यूड थी लास्ट 3-4 साल में, जिसको टैक्स टेररिज्म में इन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया, उसके आपने एग्जाम्पल सेट कर दिए। आप वॉक्सवैगन को देखिए, आप सैमसंग को देखिए, आप किया को देखिए, वो जब कमाने लगे तो आपने उनके ऊपर पेनल्टियां डाल दी और आपने उनका पूरा प्रॉफिट रख लेने की कोशिश करी। दिस वाज नॉट द इनकलकेशन फॉर एफडीआई। ग्रो कंपनी जो सबसे बड़ी इसमें शेयर मार्केट में उसका डेटा वगैरह उनके पास है, वो ग्रो कंपनी जब इधर आई तो उनका जो प्रॉफिट था वो 1200 करोड़ का उन्होंने दिखा के यहाँ पे आया। सीतारमन जी को सडनली सपना आता है कि भाई नहीं, लोकल डोमिसाइल अगर आपको यहाँ धंधा करना, ऑफिस खोलना है तो आपको वन टाइम फीस देनी पड़ेगी। वो डोमिसाइल फीस कितनी लगी? आपने 800 करोड़ ले लिया उससे, उसका प्रॉफिट 400 करोड़ पे आके रह गया। तो इफ दीज आर द नॉर्म्स, अगर आप गेम के बीच में रूल्स चेंज करोगे तो फिर आप डोंट एक्सपेक्ट, और वो अच्छा लगाने के लिए आपके राउंड ट्रिपिंग से पैसे ला के आप बता रहे हो कि इतने करोड़ का एफडीआई आया, बट दैट इज नॉट ऑन द ग्राउंड। और अभी इसलिए आपके फिगर्स फेल हो रहे हैं क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पे आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है। आपके अनाउंसमेंट से पब्लिक जो फील कर रही है वो बोलने लगी है। तो इसका मतलब यह था कि आपकी इकोनॉमिक फेलियर थी, आपकी पॉलिटिकल फेलियर थी, आपकी डिप्लोमेटिक फेलियर थी। नाउ इफ यू ट्राई टू इम्प्रूव, और अगर किसी से अच्छी से सलाह लेके, इस टाइम में ऑपोजिशन को भी आपको साथ में रखना चाहिए, जो हमेशा ही हिस्ट्री में हुआ है। हम लोगों ने आगे भी डिस्कस किया कि जब यूरेनियम देने से मना किया, या 71 में हमको पाकिस्तान से अलग करवाने का तब व्हाट हैपेंड, उन्होंने बोला यूरेनियम नहीं देंगे। दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इंदिरा जी ने आके सीधा वाजपेयी जी को बुला के बोला कि मैंने से बोल दिया शायद वो यूरेनियम रोक लेगा। तो वाजपेयी जी से उन्होंने 12 के प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर ली कि भाई मैंने इंदिरा जी को बोला कि आपने अगर देश हित में कोई डिसीजन लिया है तो हम आपके साथ हैं, डोंट वरी।
इंटरनेशनल में ऑपोजिशन और ये आपके इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए होता है, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं होता है। तो आई थिंक वी हैव फेल्ड ऑन मल्टीपल ग्राउंड्स। अभी अगर थोड़ा सा भी इंप्रूव करने की जगह अगर हम कर सकते हैं हमारा ईगो छोड़कर तो होगा, या हमारा जो विशेष प्रेम है इसराइल और यूएसए से जो सब जानते हैं क्यों है, उसको अभी आपको मोह भंग करना पड़ेगा। नहीं तो आप अकेले रह जाओगे। कि ब्रिक्स में आप देखिए अगले 26 में हम लोग घोस्ट कर रहे हैं ब्रिक्स की मीटिंग, उसमें 42 कंट्रीज आर ज्वाइनिंग। अभी आप कितनों को लाओगे, कितनों को मना करोगे? और यही हालत हुई कि आपको विक्ट्री डे के लिए आपको इनविटेशन ही नहीं आया, क्योंकि आपने जापान जाके उनको सबक सिखाने की कोशिश करी। सो दिस इज बैड फॉर द नेशन। लीडर कोई भी हो, लेकिन अगर नेशनल की इज्जत पे आता है तो आई थिंक अगर वो कैपेबल नहीं है दे शुड गो अवे, क्योंकि ये तो टॉलरेट नहीं होता है कि आप एक आदमी की वजह से पूरे वर्ल्ड में इंडिया की इज्जत के बिल्कुल सत्यानाश हो जाए। जी, मेरा आखिरी टिप्पणी आपसे रहेगी बायोफ्यूल फॉर एविएशन। अभी इथेनॉल E20 पर एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो गई कि E20 जो है वो एवरेज कम कर रहा है, इंजन्स खराब कर रहा है और देश के हित में नहीं है। हमें याद होगा कि जेट्रोपा का हमने प्लांटेशन 2008-9 में शुरू किया था, जिसमें हमने ये कहा था कि बायोफ्यूल पे ब्लेंडिंग 20% पॉसिबल है, और ये सक्सेसफुली जो है वो ट्राई भी किया गया। उसके बाद ये प्रोजेक्ट को शेल्व कर दिया गया और फिर एथेनॉल पे फोकस कर दिया गया 2014 के बाद। तो जेट्रोपा को लेकर क्या दिक्कत है? क्योंकि उसमें किसान भी शामिल हो जाते हैं, जो जमीनें उपजाऊ नहीं है वहां पे आप जेट्रोपा उगा के 20% ब्लेंडिंग एविएशन फ्यूल में करके अपना एटीएफ कॉस्ट भी कम कर सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें अपनी इंपोर्ट कॉस्ट कम करनी है और अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करना है। तो जरा उसके बारे में भी आखिर में बता दीजिए। नवनीत जी देखिए ये पूरा एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन इसको इस तरह से बता सकते हैं कि मंत्री के बेटे इथेनॉल बेचेंगे तो उसके लिए रूल बन सकता है। हम लोगों ने बहुत साल पहले भी जेट्रोपा एक पेड़ ऐसा है जो बिल्कुल वेस्ट लैंड में उगता है, उसको न जानवर खाता है न उसको पानी चाहिए, उसको आप जहां डालो। आपके पास नॉन एग्रीकल्चर वेस्ट लैंड कम से कम 5.5 लाख हेक्टर पड़ा है। तो आप ये स्टार्टअप इंडिया में ऐसे लोगों को क्यों नहीं इनकलकेट कर रहे थे? वो 50 लाख से लेके 1.5 करोड़ का मशीन है, उसको सिर्फ आपको तेल निकालना है जेट्रोपा से, और वो तेल डायरेक्टली आपका एविएशन ट्रिपल फ्यूल में एटीएफ में वो मिक्स हो सकता है। इसके दो उदाहरण मैं आपको दे दूं। 27 अगस्त 2018 को स्पाइस जेट ने फ्लाइट 20% 25% ब्लेंड करके उसने फ्लाई करी थी फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली, और वो सक्सेसफुल रही फ्लाइट। और उसका फ्यूल कॉस्ट कितना बच गया? 20% डाउन आ गया उसका फ्यूल कॉस्ट। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इंजन आर वेल इक्विप्ड, आप आज भी उसको ब्लेंड कर सकते हो। उसके बाद भी आप देखिए तो 1 दिसंबर 2008 में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो 50% ब्लेंड में किया था दैट वाज न्यूजीलैंड, और उसने सबसे पावरफुल प्लेन उस टाइम पे बोइंग 747 को फ्लाई किया था और इट सक्सेसफुली फ्लू। तो अगर आपको इकोनॉमी बूस्ट करनी है और इसमें आपको कोई एग्रीकल्चर जमीन नहीं देनी है, आप इथेनॉल में तो गन्ने की जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको आप वेस्ट करोगे, वहां से प्रोड्यूस होगा। आपके गन्ने से तो किसान वैसे भी सक्सेसफुल, आपके कोई भी प्रोजेक्ट्स नहीं है। तो ये जो आपके पास बैरन लैंड पड़ी है, इसको आप क्यों नहीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बोल के, या इसमें बीच में कुछ टाटा और इन लोगों ने ऑफर भी करा था एसआर ने कि वी आर इंटरेस्टेड टू वर्क, लेकिन उस पॉलिसी पे कोई आगे काम ही नहीं हुआ। तो जितनी भी आपकी वेस्टलैंड पड़ी है वहां पे आप सब्सिडाइज करिए, वहां पे हॉस्टल्स बनाइए, वहां पे उनको रहने का बंदोबस्त करिए, तो आई थिंक दिस कैन ग्रो आउट। और एस्टोनिशिंग पार्ट इज कि वो एक मशीन जो है वो दिन का 10 टन ऑयल आपको ये निकाल के दे सकता है एटीएफ। तो ये आपकी क्या पॉलिसी रही कि इन्फ्लुएंशियल आदमी वो धंधा करेंगे, और जो अगर किसानों को उठाना था, मैं समझता हूँ 10 साल पहले अगर आपने जेट्रोपा को प्रोडक्ट किया होता। आज तो इतना सारा एडवांसमेंट हो गया है कि आप जैसे भी चाहो तो आप आज सऊदी अरेबिया गेहूं एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में, उसने पूरे डेजर्ट में अपने टब्स बना के वहां पे उसने वीट उगाना शुरू कर दिया। तो लॉट ऑफ एडवांसमेंट हो चुका है। तो आप इसी को वर्कआउट करते, आपके पास लेबोरेटरीज हैं, आपके पास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, और आपके पास 5.5 लाख हेक्टर जमीन पड़ी है। तो ये आपकी जो पॉलिसी है इस पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई आपको तो पहले ये कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, और आपका एटीएफ पे अगर 20% डिपेंडेंस कम हो गया तो आपका फेयर भी कम हो जाएगा, और एयरलाइंस विल आल्सो बी प्रॉफिटेबल। तो यस। इस सेक्टर पे आपने क्यों सोचना बंद कर दिया? इस बात पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि दिस शुड बी रिवाइव्ड। जी देखिए, साइलेंस ओनली एम्बोल्डन्स द बुली। तो जब इसराइल ने ईरान पे अटैक किया, भारत चुप था। जब पेरिस एग्रीमेंट को ट्रंप ने डंप किया, क्लाइमेट चेंज को, जिसपे हमारी ग्रीन एनर्जी में हेविली इन्वेस्टेड हैं, तब भी भारत चुप था। और जब यूएस ने यूनिलैटरल टैरिफ इंपोज किए कनाडा, मेक्सिको पे और चाइना पर, तब भी भारत चुप था।
अब भारत पे 50% टैरिफ लगा है, तो अब भारत बोल रहा है अभी भी वक्त है। भारत की विदेश नीति और भारत की ट्रेड नीति को पॉलिटिक्स से अलग किया जाना चाहिए। ट्रेड को ट्रेड के तरीके से कीजिए और जियो पॉलिटिक्स को जियो पॉलिटिक्स के तरीके से कीजिए। नहीं तो जो हाल ट्रम्प का हुआ है वही शायद भारत का भी हो सकता है। आज की परिचर्चा में भाग लेने का और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने का गिरीश जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।